हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्रियाशील मध्यवर्ती में सेकंड नंबर कार्ब एनायन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और इस कार्ब एनायन में हमने पढ़ा कि कार्ब एनायन किस प्रकार से बनता है, उसका नामकरण एवं उसकी संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आगे बढ़ते हैं। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, स्थायित्व के बारे में हमें अध्ययन करना है कि किस प्रकार से कार्ब एनायन का स्थायित्व होता है या कैसे वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा कार्ब एनायन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और 3 बंध उपस्थित होते हैं, 3 बॉन्ड एंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो माना कि यहाँ पे ग्रुप है आपके R और जैसा कि हमने कार्बोनियम आयन के स्थायित्व में हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई भी ग्रुप जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करे तो वह उसकी स्टेबिलिटी को, उसके स्थायित्व को बढ़ाता है। कुल मिला के बात यह हो रही है कि आवेश का मान जितना कम होगा उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आवेश की मात्रा कम हो जाए तो उस आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कार्बोनियम आयन में हमने पढ़ा था कि धनावेश की मात्रा जितनी कम होगी उतनी ही कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बढ़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी वही अपने को कंसेप्ट यूज करना है कि ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं आपके R, ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ हो जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज है वो आपका क्या हो जाए, कम हो, या इसका क्या हो जाए, रीलोकेलाइजेशन हो जाए, विस्थानीकरण हो जाए। तो उस कंडीशन में ये कार्ब एनायन की स्थायित्व को, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की मात्रा जितनी कम होगी उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि हम बढ़े, सबसे पहले हम बात करें एल्किल कार्ब एनायन हम देखें तो अगर एल्किल कार्ब एनायन में अगर इस कार्बोनियम आयन के साथ अगर आपका कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करने का कार्य करता है। जैसे कि माना कि आपका R है, वो तो आपका एल्काइल ग्रुप है, ये R भी आपका एल्काइल ग्रुप है एंड दिस R इज आल्सो एल्काइल ग्रुप। देन 3 एल्काइल समूह का प्लस आई इफेक्ट लगेगा और प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं कि प्रेरणिक प्रभाव या आई प्रभाव क्या होता है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो ये प्रेरणिक प्रभाव क्या करता है, एल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को पुश करने का कार्य करेगा। तो जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतना ही प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन की पुशिंग होगी। तो ये बंद युग्म के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, इस नेगेटिव चार्ज के आवेश की मात्रा को बढ़ाते हैं। और आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर आवेश की मात्रा कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप बात कर रहे हैं सबसे पहले एल्किल कार्ब एनायन में। एल्किल कार्ब एनायन आप देख रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कार्ब एनायन का स्थायित्व कम होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन के ऊपर जो ऋण आवेश है उस आवेश की मात्रा बढ़ती है। इस वजह से एल्किल कार्ब एनायन में एल्काइल ग्रुप की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका स्थायित्व कम होगा। और हम कह सकते हैं एक बात कि अगर कार्ब एनायन वाले कार्बन के साथ अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वह कार्ब एनायन के स्थायित्व में कमी लाता है। ये अपना एक पॉइंट बन गया कि कार्बन में जो जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन के साथ यदि कोई प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अपन बात करें, दिस इज अ मेथिल एनायन। क्या है आपका, ये मेथिल एनायन है। ठीक है, ये आपका एल्किल कार्ब एनायन का सबसे पहला एग्जांपल है। एंड दिस वन CH3 CH2 माइनस, ये है आपका एथिल एनायन। ठीक है, कल हमने नामकरण इसका पढ़ चुके हैं। ये है आपका एथिल एनायन। दिस वन आइसोप्रोपिल एनायन।
दिस वन आइसोप्रोपिल एनायन, ठीक है, ये है आपका मेथिल एनायन, दिस वन एथिल एनायन, एंड आइसोप्रोपिल एनायन, ठीक है। और एक एनायन आपका और है जिसको हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटिल एनायन। क्या कहते हैं इसको? टर्शरी ब्यूटिल एनायन। मैं यहां लिख रहा हूं टर्शरी ब्यूटिल एनायन। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि जो मेथिल कार्बो एनायन है वो मेथिल कार्बो एनायन, ये आपका कौन सा है? 1 डिग्री कार्बो एनायन। कौन सा है आपका? 1 डिग्री, क्योंकि ये जो कार्बो एनायन है उसके साथ केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसको 1 डिग्री कहा जाता है। अब ये जो कार्बो एनायन है, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वह कार्बन 2 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका 2 डिग्री कार्बो एनायन एंड दिस वन इज अ 3 डिग्री कार्बो एनायन, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वह एक्स्ट्रा 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज अ 3 डिग्री कार्बो एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितना एल्काइल ग्रुप है? यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है एंड यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है। और एल्काइल ग्रुप के रूप में यहाँ पे कौन उपस्थित है? मिथाइल यहाँ पे उपस्थित है। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट एक एल्किल समूह का लग रहा है, एक मेथिल समूह का लग रहा है, यहाँ पे 2 एल्किल समूह का लग रहा है और यहाँ पे 3 मेथिल समूह का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, उतनी ही कार्बो एनायन की स्थायित्व में कमी आएगी। तो यहाँ पे अपन देखें तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है? CH3 माइनस मेथिल एनायन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह नहीं है, यहाँ पे एक एल्काइल समूह है एंड दिस। तो सबसे अधिक स्थायित्व कार्बो एनायन, एल्किल कार्बो एनायन में अपन बात करें तो वो है आपका मेथिल एनायन, उसके बाद एथिल एनायन, फिर आइसोप्रोपिल एनायन एंड टर्शियरी ब्यूटिल एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे उतना ही उसके स्थायित्व में कमी आएगी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उस आवेश की मात्रा बढ़ती है, और अगर आवेश की मात्रा बढ़ती है तो आयन का स्थायित्व कम होता है, ठीक है। तो ये आपका स्थायित्व ऑर्डर है किसका? एल्किल कार्बोनियम आयन का। और कार्बोनियम आयन में इसका जस्ट अपोजिट होता है, वहां पे 3 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्थायी होता है और मेथिल धन आयन सबसे कम होता है, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट चलता है, यहाँ पे उसका कार्बोनियम आयन का अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कार्बो एनायन की स्थायित्व में क्या आती है? कमी आती है। इस वजह से मैंने डाउनवर्ड में आपका एरो दिखाया है, मतलब स्थायित्व में कमी आएगी। कब? जब प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे कि कार्बो एनायन वाले जो कार्बन है उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उस कंडीशन में उस कार्बो एनायन की स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, उस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करता है? अपनी तरफ खींचेगा। माना कि कोई ग्रुप G है जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग पावर ज्यादा है, मतलब माइनस आई ग्रुप अगर आपका इस कार्बो एनायन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उस आवेश की मात्रा को क्या करता है? क्या करेगा? कम करेगा। और आवेश की मात्रा कम होगी तो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई माइनस आई वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ, तो कार्बो एनायन के स्थायित्व में क्या होगी? वृद्धि होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जी आपका माइनस आई वाला ग्रुप है, तो इस कार्बो एनायन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब माइनस आई वाले ग्रुप कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O समूह जुड़ा हुआ हो, CN समूह जुड़ा हुआ हो, नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ हो, तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है? जैसे कि आपका CN NO2 समूह, C डबल बॉन्ड O समूह, ये अगर आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जबकि एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा
तो कार्बो एनायन के स्थितियों में कमी आएगी। तो ये यहाँ पे ये बात आपकी प्रूफ हो रही है कि प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी, और माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो कार्बो एनायन की स्थायित्व में वृद्धि होती है। ठीक है, अब ये तो बात होगी प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तब कार्बो एनायन के स्थायित्व के बारे में हमने बात कर दी। अब एक इफेक्ट और होता है जो कि आपका होता है अनुनाद प्रभाव, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। उस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से भी कार्बो एनायन के स्थायित्व में वृद्धि होती है। और जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वह इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा प्रभावी होता है, जिसकी वजह से अनुनाद प्रभाव की वजह से जो कार्बो एनायन के स्थायित्व में वृद्धि होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। तो अनुनाद कब होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं अनुनाद वाली कंडीशन में मस्ट कंडीशन ये है कि जो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वह किसी द्विबंध के साथ कॉन्जुगेशन अर्थात संयुग्मन में होना जरूरी है। तो अनुनाद कब शो होगा? जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज किसी डबल बॉन्ड के साथ द्विबंध के साथ कॉन्जुगेशन यानी कि एकांतर क्रम में उपस्थित है। उस कंडीशन में आपको अनुनाद प्रभाव के द्वारा कार्बो एनायन अपना स्थायित्व प्राप्त करता है। तो जैसे कि हम देखें तो किस प्रकार से क्या हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट एवं माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो या तो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ज़्यादा हो रहा है और माइनस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो रहा है। तो चार्ज कम होगा तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पे अनुनाद की वजह से कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसका क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, विस्थायीकरण होता है। विस्थानीकरण हम इसको बोलते हैं। तो पहला आप देखते हैं ये एलिल एनायन CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कार्बो एनायन है उसको हम कहेंगे एलिल। क्या नाम है इसका? एलिल कार्बो एनायन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो एलिल एनायन, तो एलिल एनायन में आप देख रहे हैं ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वह इस द्विबंध के साथ कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में उपस्थित है। इस वजह से यहाँ पे अनुनाद प्रभाव शो होता है और अनुनाद के द्वारा ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आपको जो दिख रहा है उसका डीलोकलाइजेशन होता है, विस्थानीकरण हो जाता है। विस्थानीकरण से मतलब ये है कि कार्बन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है वह एक कार्बन के ऊपर नहीं रह के इस पूरे मॉलिक्यूल में विस्थापित हो जाता है, अर्थात आवेश की मात्रा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, या तो आवेश की मात्रा में कमी है या इलेक्ट्रॉन का जो ये जो आवेश है उसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है। उस कंडीशन में आवेश का आयन का स्थायित्व बढ़ता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर जब तक अनुनाद नहीं है उस कंडीशन में ये जो नेगेटिव चार्ज है केवल एक कार्बन परमाणु पर उपस्थित है, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ जाता है तो उस कॉन्जुगेशन की स्थिति में ये जो माइनस चार्ज है वह इस पूरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो पहले एक कार्बन के ऊपर था जब संयुग्मन नहीं था, लेकिन जैसे संयुग्मन आया तो ये नेगेटिव चार्ज इन 3 कार्बन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वितरित हो गया, जिसकी वजह से आवेश की मात्रा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। पहले एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब 3 कार्बन परमाणु के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आपका शिफ्ट हो रहा है। इस वजह से इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन, और डीलोकलाइजेशन की वजह से आयन के स्थायित्व में वृद्धि होती है। इस प्रकार से यहाँ पे ये अनुनाद शो करता है। ठीक है, ये रहा आपका CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे इस मॉलिक्यूल में आपका शिफ्ट हो रहा है। इस वजह से एलिल कार्बो एनायन जो आपका मेथिल एनायन था उससे भी ज़्यादा अधिक स्थायी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अनुनाद प्रभाव आपको शो हो रहा है और अनुनाद प्रभाव प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, तो एक जगह लग रहा है माइनस आई इफेक्ट, एक जगह लग रहा है अनुनाद इफेक्ट। तो अनुनाद प्रभाव आपका ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है किसके, माइनस आई इफेक्ट से। तो अनुनाद प्रभाव है तो उसकी वजह से कार्बन आयन का स्थायित्व ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि अपन देखें, नेक्स्ट एग्जांपल है जो अनुनाद प्रभाव शुरू कर रहा है वो है आपका बेंजील एनायन। कौन सा है, बेंजील एनायन। ठीक इस प्रकार से बेंजील धनायन था, ठीक उसी प्रकार से ये है आपका बेंजील एनायन। क्या नाम है इसका, बेंजील एनायन।
ठीक है, यहाँ पे भी अनुनाद प्रभाव शो हो रहा है, यहाँ पे भी आपका अनुनाद प्रभाव शो हो रहा है। तो ये भी इस प्रकार से कंजुगेशन में है, नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में है, इस प्रकार से ये आपका अनुनाद प्रभाव शो करता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पहले एक कार्बन के ऊपर था, अब इस अनुनाद की वजह से 6 और 7 कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इस वजह से ये बेंजील धनायन इस एलिल धनायन से भी ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि अनुनाद प्रभाव यहाँ पर भी है और अनुनाद प्रभाव यहाँ पर भी है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि बेंजील एनायन में बनने वाली अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा बनती है। यहाँ पे केवल 2 अनुनादी संरचनाएं बनती है और यहाँ पे आप देखेंगे कम से कम 4 से 5 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। और अनुनाद प्रभाव में रेजोनेंस इफेक्ट में जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनती है या अनुनादी संरचना जितनी ज़्यादा बनती है उतना ही उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो अपन देखेंगे इसकी अनुनादी संरचना। दिस नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, डबल बॉन्ड हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इस कार्बन के ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ आ गया, पाई बॉन्ड पहले वाले जैसे थे वैसे रहे। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड दिस इस कार्बन पे आपका ये शिफ्ट होगा। नेक्स्ट अनुनादी संरचना क्या बनेगी? डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये शिफ्ट हुआ इधर, ये हो गया इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, एंड लास्ट में क्या होता है? वापिस ये यहाँ शिफ्ट होता है और ये चला जाता है इधर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अनुनादी संरचनाएं बेंजील एनायन में प्राप्त होती। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अनुनादी संरचनाएं कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 5 बन रही है और यहाँ पे केवल 2 अनुनादी संरचनाएं बन रही है। तो बेंजील एनायन की स्टेबिलिटी एलिल एनायन से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि बनने वाली अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा बन रही है। ठीक है, तो ये है आपका स्टेबलाइजेशन कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, किसके द्वारा? अनुनाद प्रभाव के द्वारा हमने इसको समझाया है। ठीक है, तो ये है आपका कार्बो एनायन का स्थायित्व के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी। एक परिस्थिति और है, जैसे कि अपन बात करें कि तो अनुनाद प्रभाव की वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, एक स्थिति और है, ये तो हो गया एल्किल देख लिया, एक देख लिया आपने एरोमेटिक कार्बो एनायन देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम ये वाला CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस एंड CH3 CH2 माइनस। ठीक है, ये 3 प्रकार के आप कार्बो एनायन यहाँ पे देख रहे हैं। ये है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये है आपका sp2 एंड दिस वन sp3। तो इस प्रकार के कार्बो एनायन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि S करेक्टर मतलब S कक्षक के गुण, S करेक्टर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, आदि बात समझ में? तो S करेक्टर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं संकरित कार्बन की। ये जो कार्बन का आपका sp संकरण है, इस कार्बन का sp2 एंड इस कार्बन का sp3 कैसे निकालते हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या केवल 1 है इस कार्बन के साथ जुड़े हुए, तो एक सिग्मा बॉन्ड तो हम कहते हैं sp संकरण। ठीक है, वैसे 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक sp कक्षक के साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है यहाँ पे। तो ये कार्बन आपका sp ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है वो आपका sp संकरित होता है, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है वो sp2 होता है और सिंगल बॉन्डेड वाला कार्बन होता है वो आपका sp3। आप यहाँ पे देख रहे हैं S करेक्टर इसमें 50%, क्योंकि एक S और एक P, तो S कक्षक कितना हुआ? 50%, P कक्षक भी कितना हुआ? 50%। sp2 में S करेक्टर की बात करोगे तो वो आएगा आपका 33% और sp3 में आप बात करेंगे तो ये आएगा 25% S करेक्टर हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे 50%, 30% एंड 25, क्योंकि यहाँ पे 4 कक्षक है, 3 P और एक S,
तो 1/4 इंटू 100 तो 25% आपका एस कक्षक के लक्षण आ रहे हैं, एस करेक्टर आ रहे हैं। तो इस वजह से sp संकलित वाला जो कार्बन एनायन है वह आपका सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि एस करेक्टर जितने ज़्यादा होंगे उतने ही वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपका हमने पढ़ा कार्बन एनायन के स्थायित्व के बारे में। अब कार्बन एनायन के वर्गीकरण की बात करें उसको हम देखेंगे। एक होता है आपका अल्पजीवी, मतलब जिसका लाइफ टाइम क्या है, कम है, लाइफ टाइम जिसका कम है, ऐसे कार्बन एनायन को हम अल्पजीवी कार्बन एनायन कहते हैं या अस्थायी कार्बन एनायन कहेंगे। और एक होते हैं दीर्घजीवी, दीर्घजीवी का मतलब होता है ज़्यादा स्थायी, ठीक है, और दीर्घस्थायी या स्थायी हम कह सकते हैं। तो अल्पजीवी में हम बात करेंगे प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हो कार्बन एनायन के साथ, तो ऐसे कार्बन एनायन को हम अल्पजीवी कहते हैं। जैसे कि आपका ये CH3 माइनस, CH3, CH2 माइनस, ठीक है, इसके बाद आपका CH3, CH2, NO2, ये जो कार्बन एनायन है ये कार्बन एनायन आपके कौन से कहलाएंगे, दीर्घ अल्पजीवी, क्योंकि इनका जो स्थायित्व होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। जबकि दीर्घ स्थायी कौन आएंगे, जो अनुनाद के द्वारा स्थायी होते हो, ठीक है, अनुनाद के द्वारा स्थायी हो रहे हो, ऐसे कार्बन एनायन को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्थायी कार्बन एनायन। जैसे कि आपका ट्राइफेनिल मेथिल एनायन, दिस वन, ट्राइफेनिल मेथिल एनायन, ये है आपका ट्राइफेनिल मेथिल एनायन जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और 3 बेंजीन रिंग की वजह से इस कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और ये इतने ज़्यादा स्थायी होते हैं कि इनको लवण के रूप में भी प्राप्त कर लिया जाता है, सॉल्ट के रूप में भी प्राप्त कर लिया जाता है। इस वजह से ट्राइफेनिल मेथिल कार्बन एनायन दीर्घजीवी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग की वजह से इसके अनुनाद प्रभाव ज़्यादा होता है। एक और आप देख सकते हैं दिस वन, ये जो कार्बन एनायन है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल विनाइल जो आप देख रहे हैं, वो भी आपका कार्बन एनायन अधिक स्थायी है, क्योंकि ये भी लवण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर भी कौन सी है, इसकी अनुनाद प्रभाव की वजह से ये आपका दीर्घजीवी कैटेगरी में होता। तो ये हमने पढ़ा कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में, दीर्घजीवी एवं अल्पजीवी कार्बन एनायन के बारे में हमने पढ़ा। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।